हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर बच्चों वास्तविक संख्या का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। संख्या या को प्राइम नंबर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कहानी सुनाने वाला हूं, पूरा कहानी आपके दिमाग में उतारने वाला हूं और उससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरी कवर करना है हर एक कहानी को। में जो संख्या को हम गणना कर सकते हैं, जो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहना की खूबसूरती आंखों से नहीं, ठीक है, हम ज्ञान से देखी जा सकती है। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फर्स्ट नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या पे पूरी बात करने वाले हैं, पूरी विचार करने वाले हैं। बच्चों वास्तविक संख्या का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और हर एक लेक्चर में मैं आपको पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में भी मैं आपको पूरी नंबर का कहानी सुनाने वाला हूँ, पूरा कहानी आपके दिमाग में उतारने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन है और सारी के सारी मैं आपको कराऊंगा। ओके बच्चों, तो चलिए इस सेशन में जो आपको विशेषता मैं आपको देने वाला हूं उस पर जरा एक गौर कर लेते हैं और एक विचार कर लेते हैं। बच्चों आपके जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड होते हैं, उसी प्रकार के बच्चे के लिए जो हिंदी में एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, ये बैच होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका लेक्चर है फर्स्ट नंबर लेक्चर, इस प्रकार से आपको लेक्चर आते रहेंगे वास्तविक संख्या का। अब जब वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा बहुपद, ठीक है। तो अभी पढ़ना है हमें वास्तविक संख्या पूरे डिटेल में, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरी कवर करना है हर एक कहानी को, हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए इसमें आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने हैं वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। और ये होने वाला है क्लास 10th के लिए प्रॉपर। और मैं आपके लिए हर एक क्लास में कुछ मोटिवेशनल लाइन लेकर के आऊंगा जो कि आपको पढ़ने की तरह उत्सुकता करे, ठीक है। चलिए आज का मोटिवेशनल लाइन है बच्चों कि दुनिया की खूबसूरती आंखों से नहीं, ठीक है, हम ज्ञान से देखी जा सकती है। बहुत ही अच्छा लाइन है, दो लाइन है लेकिन बहुत खूबसूरत लाइन है। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्ञान को हासिल करने आए हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, क्योंकि आप लोग देश का रखवाला है, हम सब देश का रखवाला है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग दुनिया को नहीं देख सकते हैं, अपने देश को रखवाला नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो वास्तविक संख्या है, जो नंबर का पार्ट है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल आते हैं जो कि हमको बनाने होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर के नाम से। पहले यहां पे देखिए वास्तविक संख्या है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो इंग्लिश का भी नाम हमें जेहन में उतारना या रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि कभी कभी इंग्लिश नाम भी हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों जो वास्तविक संख्या होती है, जो नाम से ही पता चल रहा है, वास्तव में जो संख्या को हम गणना कर सकते हैं, जो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में डेफिनेशन हो गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं वास्तविक संख्या का, जैसे कि मान लीजिए 2, ठीक है, 3, रूट का 2, ठीक है, माइनस का 2। ये तमाम जो संख्या जो हम देख सकते हैं, जो गिन सकते हैं माइनस का या रूट का, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, हमारा वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि वास्तविक संख्या वे होते हैं जिसे नंबर लाइन पे हम प्रदर्शित या दिखा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 2 है तो 2 देखिए नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 को भी हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 3 है। उसके बाद हम √2 की बात करते हैं तो √2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1.41 होता है। इस प्रकार से जाते रहते हैं अनंत तक। तो देखिए 1.41 यानी कहने का मतलब कि एक और 2 के बीच में तो हो सकता है कि कहीं बीच में ये होंगे √2 का वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से √2 को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। उसके बाद माइनस क्या है, -41। तो देखिए ये माइनस का भी संख्या हम दिखा सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो जो संख्या को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसी को तो हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को और बढ़िया से समझने के लिए हम समझते हैं कि संख्या का जो कुछ प्रकार होते हैं जिसमें वास्तविक संख्या आते हैं उस पर भी हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे संख्या है, संख्याएं का
दो प्रकार होते हैं अमूमन, हम देखते हैं कि पहला होता है आपको वास्तविक संख्या, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करा रहा हूं, और दूसरा होता है आपको काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होते हैं इसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, और जो काल्पनिक संख्या होते हैं वो इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसे हम नंबर लाइन पे एक्चुअली नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका जो नंबर होते हैं, जैसे कि इसका नंबर मैंने बताया वास्तविक संख्या का, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, रूट का 2 होता है, ठीक है, माइनस का 1.2, इस प्रकार के संख्या होते हैं। ठीक है, तो इस सब का जो है ये हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रूट अंडर माइनस का 2, ठीक है, रूट अंडर माइनस का 3, ठीक है। तो रूट के अंदर जो माइनस में जो संख्या होते हैं उसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते। जैसे कि मैं कहूँगा कि रूट अंडर -2 का वैल्यू कहाँ है, तो ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि √2, ठीक है, तो ये मिल जाएंगे कि 1 और 2 के बीच में कहीं होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। हालांकि जो काल्पनिक संख्या इसे हमको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन हमें क्लास 10th में वास्तविक संख्या का पूरी जानकारी लेना है A to Z, जो कि हम लोग इसकी दायरा को आगे बढ़ाते हैं वास्तविक संख्या का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या दो भाग में बढ़ते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, पहला आपका होता है परिमेय संख्या, इससे भी आप परिचय होंगे, नहीं परिचय होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको क्लास 10th में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस दोनों चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसे नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या। आगे इसकी और बढ़िया से हम लोग समझते हैं। इससे समझने से पहले हमें कुछ और संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए कुछ और संख्या को हम लोग जानते हैं, उसके बाद इस पे सावधानी पूर्वक एकदम डिटेल में हम लोग इसका और भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए कुछ जो संख्या है बच्चों देखिए इस प्रकार से है, जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत करते हैं। अब दूसरा जो संख्या है बच्चों कि पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसे W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस सब संख्या के बारे में जानेंगे। पहले देखिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर यहाँ पे जेड, ये ध्यान रखने वाला बात है कि कभी कभी आपका इसका सिंबल पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा उलंग है। ठीक है, कहाँ इंटीजर और कहाँ जेड इसका संकेत है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो हमको गिनने में मदद करती है, यानी कि नंबर की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कैसे? देखिए हम जब स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में जो बच्चे खड़े रहते हैं उसको अकाउंट करते हैं कि आज हमारे स्कूल में कितने बच्चे आए हैं। तो उस समय जब हम अकाउंट शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, आप सभी लोग करते होइएगा। तो वहाँ पे जब हम अकाउंट शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाती है बच्चों, जाते रहती है। हम कितनों बच्चों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्या को हमको प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाए उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों। तो पूर्ण संख्या देखिए जब प्राकृत संख्या का जब आविष्कार हुआ उसके बाद हमें जीरो भी आने लगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मेरे हाथ में एक पेन है, लेकिन इस हाथ में मैं कहूँगा कि इस हाथ में मेरे कितने पेन है, इस हाथ पे, तो कहिएगा कि सर कोई पेन नहीं, यानी कि जीरो पेन है। तो जीरो का यहाँ पे जरूरत का हमको महसूस हुआ, तो वही पूर्ण संख्या में जीरो ऐड करते रहते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या है, प्राकृत संख्या है, बस इसको जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं पहले, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि होल नंबर। क्लियर है?
पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों, जैसे कि सपोज मानिए कि कहीं कहीं कोई स्टेट होते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो ठंड होते हैं वो निगेटिव में चल जाते हैं, ठीक है, हमेशा निगेटिव में रहते हैं, यानी कि 2 या फिर -2 -3 इस प्रकार से वहाँ पे टेम्परेचर चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमें ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, ठीक है, माइनस का सभी संख्या हो और साथ में जीरो भी हो और पॉजिटिव, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें क्या है बच्चों, तो प्राकृत संख्या भी दिख रहा है हमें, ठीक है, पूर्ण संख्या भी दिख रहा है हमें, जब हम जीरो ऐड कर दे उसके बाद हमें जो माइनस का संख्या भी मिल जाए तो उसको जो हम अलग से नाम देते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, तो उसमें ये सारी संख्या आ जाती है। तो ये तमाम संख्या के बारे में जब आप जान गए हैं, खास करके आप पूर्णांक संख्या के बारे में जान चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, वैसी संख्या है जो माइनस में भी सभी संख्या आ जाए इन्फिनाइट और पॉजिटिव में भी सारी संख्या आ जाए इन्फिनाइट और साथ में जीरो भी हो, तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो बोलिए हाँ गुरुजी, पूरी नंबर के बारे में हम समझ गए हैं। तब हम लोग पहले बात किए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसमें हम लोग एक और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने परिमेय संख्या, रियल नंबर का एक फ्लो चार्ट पूरे बनाया है, इसमें आपको डेफिनेशन भी है और पूरा एग्जाम्पल के साथ है। देखिए, मैं आपको बताया कि परिमेय संख्या का थोड़ा सा हिंट्स दिया था कि जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो हमने बताया था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि P/Q के रूप में तो हम संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो P होना चाहिए और Q जो होना चाहिए ये एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और जो Q होता है ये पर्सनल, ठीक है, Q जो होता है ये पर्सनल, आपको Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं वो सभी संख्या होते हैं, निगेटिव का, पॉजिटिव का, जीरो भी, लेकिन P तो होना चाहिए सभी संख्या, लेकिन आपको जो Q है वो भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जीरो के अलावा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी बात को मैंने डेफिनेशन में लिखा है। देखिए, परिमेय संख्या का कि वैसी वास्तविक संख्याएं, ये क्या है? वास्तविक संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो, P तथा Q कोई पूर्णांक हो, मैंने बताया, तो पूर्णांक होना चाहिए और संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसी बात को मैंने लिखा है, ठीक है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अर्थात, अब और भी इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांक के अनुपात, तो पूर्णांक देखिए, अब P/Q है, ये दोनों पूर्णांक है, तो इसके अनुपात में भी लिख सकते हैं ना, तो अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके, साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि P/Q है, तो ऊपर का जो होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे जो हम P/Q लिखते हैं, तो इसमें जो आपको ऊपर में जो संख्या दिखते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश और हर, वही बात तो लिख रहा था कि जिसे अंश और हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 1/8, 2/3 और 2.5, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि Q का जगह है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q का जगह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक और जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होती है। अब इस बात को समझते हैं, जैसे कि सपोज मानिए कि अगर हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे कि पता करेंगे कि इसका शांत है कि अशांत है, उस बात को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एक में भाग देना है, किससे? 8 से। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे तो एक बार में लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए फिर से 2 आया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि फिर से हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
हो जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे जब फिर हम कितना से लगाएंगे, 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, ये 40 पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए इसका जो आपका मुझे दशमलव प्रसार मिला है वो क्या मिला है, शांत मिला है। तो जिस का दशमलव प्रकार पूरी पूरी 0 यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 आ जाए तो उसका जो होता है वो शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। और अशांत कब होता है उसको भी समझिए। सपोज मानिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक एग्जाम्पल है 2/3, ठीक है। इसका जब हम डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 और 2 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम फिर से क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि 3 छः कितना होता है, 18 होता है। अब लिखेंगे 18। अब देखिए 2 आया, अब फिर से हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर से 3 छक्का 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे फिर से 2 शेष आ जाएगा और ये 6 आते रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 है बच्चों, ये हमें आते रहेंगे, यहाँ पे डैश ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आते रहे हैं, मतलब ये 6 आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरा दशमलव प्रसार होते हैं बच्चों, दशमलव प्रसार जो होते हैं वो अशांत आवर्ती होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको परिमेय संख्या का वो समझ आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका है डेफिनेशन कि वैसी वास्तविक संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वहां पे लिख रहे थे, यहाँ पे नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात वैसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि √2, √5 और पाई। अब आप कहिएगा कि सर पाई का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 22/7 होता है, तो ये पाई कैसे अपरिमेय संख्या होंगे? बच्चों मैं बता दूं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है, लगभग होता है, लगभग का साइन है, लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14, ठीक है, 141। इस प्रकार से आगे जाते रहते हैं, ठीक है। ये हमें पता भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो √2 का वैल्यू है, ये आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देखिए यहाँ पे √2 है, नीचे में 1 है, तो p/q के रूप में तो हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या में जो p होता है और q होता है दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए। तो √2 क्या एक पूर्णांक है? नहीं है। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होती है, अनावर्ती होती है, सॉरी अनावर्ती होती है। तो अशांत अनावर्ती कब होते हैं उस बात को समझते हैं बच्चों। जैसे कि देखिए अगर हम √2 के वैल्यू की बात करेंगे, √2 के वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होता है कि 1.41, उसके बाद होते हैं आपका 4, 1, इस प्रकार से जाते रहते हैं, ठीक है, जाते रहते हैं। तो अब कब तक जाते रहेंगे? यहाँ पे शायद 5.9 होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है लेकिन मुझे ध्यान से उतर रही है, याद था। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो ये आप कब जाते रहेंगे, कब कौन संख्या, यहाँ पे 4 था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे फिर से 4 आ गया, यहाँ पे 5 नहीं, क्या आ जाएगा मुझे मालूम नहीं रहता है, ये जाते रहेंगे इन्फिनाइट तक। तो ऐसी संख्या जो आगे जो दशमलव के बाद भी मुझे संख्या मालूम नहीं है, जैसे कि वहां पे मुझे 6 आ रहे थे ये मालूम था लेकिन यहाँ पे नहीं है मालूम, तो ऐसे को हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। तो आपके डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होती है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और संख्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे मैंने अपरिमेय और परिमेय के अच्छे से बता दिया कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब जो संख्या है बच्चों भिन्न संख्या है, क्या है? फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q क्या होता है कि कभी 0 और 1 के बराबर नहीं होता है। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसी को तो हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि कुछ संख्या यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है, इस प्रकार से अनेकों संख्या हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको फ्रैक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है मेरा पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में मैंने पहले भी बात किया था, पूर्णांक संख्या का, ठीक है। तो वही होती है इंटीजर। देखिए इंटीजर में क्या होता है कि p बटा q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन q हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में क्या है, हमेशा जो q है वो 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमेशा 1 है। तो q हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारी संख्या आ सकती है, माइनस का भी, जीरो भी और पॉजिटिव में भी सारी संख्या, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे जो है मेरा ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। अब इसमें क्या होती है कि सारी के सारे पूरा निगेटिव वाले संख्या आ जाते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इनफाइनाइट तक खाली माइनस, ठीक है। अब आगे जो है हमारा शून्य पूर्णांक, तो जीरो इंटीजर में हमेशा सिर्फ जीरो होते हैं, केवल जीरो। जीरो नाम से ही पता चल रहा है, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, सिर्फ जीरो। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा इंटीजर है, तो इसमें निगेटिव इंटीजर माइनस वाला हो गया, और जीरो जो है वो जीरो इंटीजर हो गया, और धनात्मक इंटीजर कौन हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। यही इंटीजर तो जिसमें जितना भी पॉजिटिव है, 1 2 3 4, जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसे हालांकि हम लोग प्राकृत संख्या भी कहेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या भी यही होता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक का भी आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया है। कुछ और संख्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो संख्या है वो है सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। अब सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वैसी संख्या होती है जो कि 2 से विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य कौन होगी, 0 होगी, और प्लस माइनस 2 होगा। प्लस माइनस 2 सिर्फ प्लस तो नहीं, प्लस माइनस 2 दोनों होगा, प्लस माइनस 4 भी होगा, प्लस माइनस 6 भी होगा, प्लस माइनस 8 होगा। इस प्रकार से अनंत संख्या हो सकते हैं, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब विषम संख्या क्या होती है बच्चों, जिसे इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। तो जो अपने आप से और 1 से कटे, ठीक है, वही होता है हमारा विषम संख्या। जैसे कि प्लस माइनस 1, ये अपने 1 से कटेगा तो 1 से ही कटेगा। यहाँ पे प्लस माइनस 3, तो ये 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। प्लस माइनस 5, ये 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। प्लस माइनस 7, ये भी 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे जो है हमारा अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या। कई बार हमारे एग्जाम में अभाज्य संख्या ना पूछ के रूट संख्या भी पूछ दिया करता है, जिसे इंग्लिश में हमें प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर रूट संख्या नहीं मालूम रहेगा और रूट लिख देगा तो इंग्लिश में देखिएगा प्राइम नंबर, तो झटक से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो आपको 1 से या फिर स्वयं से कटे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो विषम संख्या ये होती है, उसी प्रकार से अभाज्य संख्या होती है कि जो 2 से नहीं कटे, लेकिन इसमें सारी की सारी पॉजिटिव संख्या होती है, ठीक है। ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 2 3 ये जो श्रृंखला है ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या का है। समझ गए। चलिए अब देखिए यौगिक संख्या क्या होती है या फिर भाज्य संख्या क्या होती है। अब भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो कि एक और स्वयं के अलावा कुछ और संख्या से कट जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे। तो 4 देखिए आपको 1 से भी कट रहे हैं, स्वयं से कट रहे हैं और 2 से भी कट रहे हैं। 6 देखिए, 6 आपको 1 से तो कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, अपने आप से भी कट रहे हैं। 8 को देखिएगा तो 8 किस किस से कट रहा है, 1 से, 2 से, 4 से, अपने आप से। इस प्रकार से जो संख्या होते हैं जो एक और अपने आप को छोड़ के अन्य किसी और संख्या से भी कट जाए, तो उससे हम लोग यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में ये भी संख्या पूछा गया हुआ है कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो आज के बाद से कभी भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप करके आइएगा, ठीक है बच्चों। अगला जो है मेरा अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होते हैं कि कोई 2 संख्या होते हैं, जैसे कि a और b 2 संख्या है, इसका HCF देखते हैं। HCF आप कुछ पिछले क्लास में निकालना सीखे होंगे, लेकिन हम लोग इस क्लास 10th में हम लोग अलग विधि से HCF निकालना सीखेंगे। तो HCF AB का जो HCF होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ संख्या है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार की संख्या होती है, जैसे 2 और 3। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और तो 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो कॉमन उभयनिष्ठ क्या मिलेंगे, महत्तम क्या मिलेंगे, तो वहाँ 1 मिलेंगे। तो ये क्या इस प्रकार से अनंत संख्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी नंबर के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर विचार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट किया हूं, जो कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाया हूं, जितना भी थ्योरी मैं आपको नंबर के बारे में पढ़ाया हूं, उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन भी है। ऐसा नहीं कि अलग से मैं क्वेश्चन को उठाया हूं, बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये आपको 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। ठीक है, पूरा हमें बोर्ड से रिलेटेड सवाल है। अब देखिए हमें आपको कहा कि प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो कि नंबर की संख्या होते हैं, जैसे कि 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इस प्रकार से इन्फिनाइट तक जाती है। अब कहते हैं कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है आपको, 1। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी, जो भी हमें अभी थ्योरी करा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, हमें बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो भी मैं बताया, ये भी आपको 2022 के प्रथम सिटी में पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें परिमेय संख्या पहचानना है। क्या परिमेय संख्या पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे जो रूट 25 है, रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि रूट में अंदर में अगर एक प्रकार के 2 संख्या हो तो बाहर में एक संख्या निकल जाता है, यानी कि 5 के बराबर है। तो 5 क्या है, 1। 5 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखेंगे कि 5 जो अभी ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है पूर्णांक, और 0 के अलावा भी है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, आगे जो रूट 5 है ये परिमेय संख्या नहीं होंगे, ये भी परिमेय संख्या नहीं होंगे। 1 बटा रूट 2, ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए रूट 3 प्लस रूट 3, अब ये भी अपरिमेय संख्या होंगे। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ गुरुजी, जितना भी कॉन्सेप्ट कराए हैं, जितना भी हमें बताएं उससे रिलेटेड हम इस सारी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अभी मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया, अभी मैं अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताता हूं। देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1.33। तो 1.33 यानी कि 3 आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, कब तक आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसी जो संख्या था बच्चों, मैंने किस में बताया था, तो परिमेय संख्या में बताया था, मुझे पूरा याद है, आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे कि नहीं, कि ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या ये नॉन है, परिमेय संख्या है। अब रूट 16, अब रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4 गुना 4 लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर एक प्रकार का 2 संख्या होती है तो 1 निकल जाती है। अब 4 बटा 1 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो ये भी आंसर नहीं होंगे क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अब देखिए रूट अंडर 9 बटा 27, ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए रूट 5 गुना रूट 5 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। समझ आ रहा है तो लिखना है हाँ गुरुजी हमको समझ आया है। जितना भी हम आपको थ्योरी करा है उसी रिलेटेड हमें आपको प्रश्न भी करा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कहता है कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मशक क्या होगा। ये भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब देखिए 2 अभाज्य संख्या कौन क्या बताया है कि जो एक से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 एक और स्वयं से कटेंगे, ठीक है, और एक संख्या ले लीजिए हमें 3, ठीक है, ये भी एक और स्वयं से कट रहा है। इसका जब हम HCF निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुने 2 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं।
और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुने हम 3 लिख सकते हैं। तो इसका मशक क्या निकलेगा, जो दोनों में हो 1, तो इसका अभाज्य संख्या का मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या का मशक जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आंसर बताइए, समझ आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p एक धनात्मक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, मैंने बताया कि धनात्मक संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, जिसमें पॉजिटिव हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो, यानी कि प्राकृत संख्या सब क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक। अब सम क्या होता है, जो इवन नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सके, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कैसे है कि आगे मान लीजिए वो 4 है, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है कि 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, ये क्या है, इवन संख्या है ना। मैं आपको बताऊं, एक में क्या जोड़ा कि यहाँ पे 2 आ गया, 3 में क्या जोड़ा कि 4 आ गया, तो एक एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि p एक कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो मानिए कि अगर हम p में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन ये ना मालूम है कि p एक क्या है, p एक क्या है, आपको 1 है कि 2 है। ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो देखिए 1 + 1 ये 2 आ जाएगा, ये क्या है, सम पूर्णांक है। लेकिन अगर p के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं तो 2 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, ये क्या है, एक आपका सम नहीं विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम कहेंगे तो 2p अगर हम 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, हमें सम पूर्णांक आ जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं है? समझ आया तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन कराया हूँ या फिर जितना भी मैं आपको थ्योरी कराया हूँ, इसमें अगर आपको जरा भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस सारी डाउट को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, इसका आंसर मैं देने का काम करूंगा। ओके बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं। तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर जो होंगे हमारा क्लास 10 का फर्स्ट नंबर चैप्टर का वास्तविक संख्या का पहला नंबर टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हुए हम अपने कक्ष को आगे बढ़ाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।